एयरलाइंस को अपने इस राजस्व का लगभग 60% डायरेक्ट पैसेंजर से प्राप्त होता है। अन्य 40% क्रेडिट कार्ड कंपनियों और होटल और कार रेंटल एजेंसियों जैसे अन्य ट्रैवल भागीदारों को फ्रीक्वेंट फ्लायर मील बेचने से आता है। उस राजस्व में हवाई किराया, शुल्क और एयरलाइंस द्वारा वसूले जाने वाले अन्य यात्रा व्यय शामिल हैं। लेकिन उस 60% यात्री उपभोक्ता राजस्व में से बड़ा पैसा व्यावसायिक यात्रियों से आता है। अवकाश या व्यक्तिगत कारणों से उड़ान भरने वालों के विपरीत जो यात्रियों की संख्या से कहीं अधिक है। सभी एयरलाइन यात्रियों में से 12% व्यापारिक यात्री होते हैं, लेकिन वे अधिक महंगी सीटें खरीदते हैं, अंतिम समय में टिकट खरीदते हैं और आम तौर पर अन्य यात्रियों की तुलना में दोगुना लाभदायक होते हैं। वास्तव में कुछ उड़ानों में व्यावसायिक यात्री किसी एयरलाइन के राजस्व का 75% प्रतिनिधित्व करते हैं। व्यावसायिक यात्रियों से बड़े राजस्व को बैंक में रखने में सक्षम होने के परिणाम स्वरूप कई एयरलाइंस अब कॉरपोरेट व्यापार पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं। उदाहरण के लिए साउथ वेस्ट एयरलाइंस, जो कभी अपने कम तामझाम और कम किराए के लिए प्रसिद्ध थी, उसने बढ़ते इन हाउस विभाग के साथ व्यावसायिक यात्रा को लक्षित करना शुरू कर दिया है। एयरलाइन ने अन्य प्रयास भी किए हैं, जिसमें रियायती किराए की पेशकश करने या अन्य फ्रीक्वेंट फ्लायर कार्यक्रमों के साथ यात्री की स्थिति का मिलान करने के लिए कंपनियों के यात्रा प्रबंधकों के साथ काम करना शामिल है। साउथ वेस्ट ने व्यापारिक यात्रियों को लक्षित करने और अपने राजस्व के उस क्षेत्र का विस्तार करने के लिए अतिरिक्त योजनाओं की घोषणा की। एयरलाइंस पैसा कमाने के लिए व्यवसाय में है और भले ही वे समय समय पर सरकारी सहायता प्राप्त कर रहे हों, उनके राजस्व का बड़ा हिस्सा यात्रियों से आता है। टिकटों के लागत के अलावा एयरलाइंस यात्रियों से शुल्क भी वसूल सकती हैं, जो उनके लाभ मार्जिन को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन एयरलाइंस कितना कमाती हैं? आखिर प्रश्न ये उठता है, और उस राजस्व का कितना हिस्सा उनके यात्रियों से आता है? आंकड़े आपको बेहद चकित कर सकते हैं। कॉरपोरेट यात्रा नीतियां पैसे बचाने पर जोर देती हैं। हालांकि हवाई यात्रा की परेशानी प्रवण प्रकृति को देखते हुए प्रबंधक अक्सर कर्मचारियों के आराम, सुविधा और उत्पादकता के बारे में चिंता दिखाते थे, क्योंकि अगर कोई कर्मचारी बेहद थका हुआ या तनावग्रस्त होकर अपने काम के लिए आता था तो यह प्रतिकूल था। इसलिए व्यवसाय अक्सर अंतिम मिनट की उड़ानें या नॉन स्टॉप विकल्प बुक करने के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार रहते थे। हालांकि आमतौर पर विमान के विशिष्ट खंड में सीटें नहीं होती थी। वरिष्ठ अधिकारियों या कर्मचारियों के लिए जो विशेष कॉरपोरेट यात्रा नीति पर विचार के अधीन है, प्रथम श्रेणी और बिजनेस श्रेणी के टिकटों की कीमत कोच टिकटों की कीमत से 10 गुना अधिक हो सकती है। यह प्रीमियम मूल्य निर्धारण आमतौर पर यात्रियों को इकोनॉमी टिकट की पेशकश की तुलना में बेहतर सेवा और उच्च गुणवत्ता वाली सुविधाएं प्रदान करता है। इन वस्तुओं और सेवाओं पर व्यवसाय और प्रीमियम उपभोक्ता खर्च सबसे आकर्षक यात्रियों के लिए एयरलाइंस के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करते हैं। कई एयरलाइंस नए यात्रियों को लुभाने के लिए नवीन सेवाएं पेश करती हैं या अधिक प्रथम श्रेणी के लेग रूम के लिए विमानों को दोबारा फिट करती हैं। व्यावसायिक यात्री और उच्च श्रेणी के यात्री भी अतिरिक्त सेवाओं की खरीद और फ्रीक्वेंट फ्लायर और अन्य प्रोत्साहन कार्यक्रमों का उपयोग करके एयरलाइंस को पर्याप्त राजस्व लाते हैं। फ्रीक्वेंट फ्लायर मील प्रोग्राम का उपयोग करके हाई एंड उपभोक्ताओं पर डेटा एयरलाइंस इकट्ठा करना व्यापक और जबरदस्त लाभदायक है। कुछ फ्रीक्वेंट फ्लायर का कार्यक्रमों को अब वास्तव में उन एयरलाइनों के मूल्य से कई गुना अधिक मूल्य का माना जाता है जिनके पास वे हैं। अधिकांश एयरलाइनों के लिए यह प्रोत्साहन कार्यक्रम राजस्व और लाभप्रदता का एक आवश्यक
स्रोत है जो उन्हें टिकटों और अधिक मार्गों पर बेहतर मूल्य निर्धारण की पेशकश करने की अनुमति देते हैं। कई कंपनियां इस डेटा से लाभान्वित होती हैं और उन कार्यक्रमों के लिए भुगतान करने को तैयार होती हैं जो एयरलाइन के संचालन के लिए सस्ते होते हैं। उपभोक्ताओं द्वारा अर्जित सभी मील या यात्रा बिंदु वास्तव में यात्रा मोचन या समाप्ति की कमी, जिसे ब्रोकेज कहा जाता है, के कारण उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे कार्यक्रम की लागत और लाभ योगदान कम हो जाता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल को आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मिलते हैं किसी मज़ेदार नए वीडियो के साथ में। इजाज़त दें। नमस्कार।